हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, आज का आपका जो टॉपिक होगा हिंदी भाषा बोध में वर्ण विचार। तो वर्ण विचार की आपकी बात करें अगर हम लोग, तो अब से पहले की क्लास में आपने पढ़ा था, हिंदी के बारे में जाना था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी है क्या, जिसमें आपने भाषा के बारे में जाना था कि भाषा किसे कहा जाता है, भाव और विचारों को प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। तो आपने देखा था कि हिंदी क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा, ये सब आपने पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार, हिंदी भाषा में बोध में अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर। कई बार हिंदी में सवाल आता है कि हिंदी भाषा में वर्ण से क्या तात्पर्य है, या वर्ण किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो वर्ण किसे कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उन्हें क्या कहलाता है, कहा जाता है, वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर। तो हमने आपको यहाँ पे एक बताने का प्रयास किया है कि वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर। वर्ण को ही हम क्या कह सकते हैं, अक्षर। अक्षर का मतलब होता है, अगर हम संधि विच्छेद करें तो अ जमा छर, अ जमा छर। तो अ का मतलब क्या होता है, नहीं, जबकि छर का मतलब क्या होता है, क्षरण करना। अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाता है। और अक्षर ही क्या कहलाता है, वर्ण। तो इसमें हमने नोट करके आपको एक दिखाने का प्रयास किया है कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ क्षरण न करना या होना है। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं, अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। तो एक सवाल बनता है कि हिंदी भाषा बोध की अगर बात करें तो हिंदी भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, वर्ण। अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, अक्षर। और अक्षर वर्ण दोनों नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, ध्वनि। और ध्वनि होता है, ध्यान देना, कई बार बोलचाल में उच्चारण में लोग बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि नहीं होता है। ध्वनि जब हम बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा लग जाती है, जबकि छोटी हिंदी भाषा में छोटी ई या छोटा ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये दोनों मात्रा हम अंदर की तरफ लेते हैं। जैसे देखिए, आप हमारे फेस का एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमारा उच्चारण होगा ध्वनि। क्या हो रहा है, ध्वनि। तो ध्वनि, लिप्स हमारा वो पीछे जा रहा है और मात्रा अंदर की तरफ आ रही, ध्वनि। तो ध्वनि होता है, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि वर्ण, तो आपने जाना कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। जैसे अगर हम लोग बोले अ, तो अ के क्या आप टुकड़े कर सकते हैं, नहीं। अ के टुकड़े, जैसे अ एकदम स्वतंत्र रूप से है और ह्रस्व स्वर है, अ के टुकड़े, यह छोटी से छोटी ध्वनि, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं, अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। दूसरी बात आती है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णमाला आप देखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। भाई किसी भी वर्ण को अगर हम व्यवस्थित कर दें, सिस्टमेटिक कर दें, जैसे अ जमा न जमा आ जमा र, तो क्या बना, अनार। ये आपका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित वर्ण ही क्या कहलाता है, वर्णमाला। लेकिन अगर हम इसको अव्यवस्थित कर दें, जैसे र जमा न जमा अ जमा र जमा आ, तो इस तरीके का इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अगर हम, जब आप पढ़ेंगे वर्णमाला, कल का हमारा टॉपिक होगा, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो हमने आपको वर्ण के साथ साथ वर्ण के प्रकार बताने का प्रयास किया है कि वर्ण के प्रकार की बात करें तो वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 है आपका स्वर वर्ण, दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। भाई ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में स्वरों का उच्चारण भैया कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, 11। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है
हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11, और 11 के 11 आपके सामने हैं। देखिए मैं एक बार उच्चारण करके इसको बता देता हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो देखते हैं, जैसे अ, ध्वनि देखेंगे आप कहाँ से निकल रही, कंठ से ध्वनि निकलेगी। उच्चारण करने का तरीका है, दोनों दांतों के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए, जीभ वहीं आसपास होनी चाहिए, और आवाज़ आपकी साउंड कहाँ से आनी चाहिए? कंठ से। आप देख सकते हैं मेरा उच्चारण आप देखिएगा, जैसे क्या है? आ, ई, ऊ, री। ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण आप ध्यान दीजिएगा। री है, री से ऋषि होता है। बहुत बार बच्चे र से रथ बोलते हैं, रथ नहीं होता है, री से ऋषि होता है, र से ऋषि नहीं होता है। तो आ, ई, ऊ, री। ऐ, ध्यान देना, ऐनक होता है, एनक नहीं होता, ऐनक। ऐ, ओ, आओ में आपको 2 मात्रा आएगी, आओ, अंग और अह। तो यहाँ पे आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। अगर आप अन्य पब्लिशर्स की किताबों को आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबें आपको 13 स्वर भी बताएंगी, कुछ किताबें 10 बताएंगी। लेकिन भैया कमीशन भी कहता है कि एनसीईआरटी के हिसाब से ये आप रेट भी कर सकते हैं और उसी का मान्य होता है। तो एनसीईआरटी जो प्रूव करता है वो कितने स्वर होते हैं? 11। जो अंग और अ है, इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अयोगवाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह हम किन किन वर्णों को कहते हैं? तो अंग और अ को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अयोगवाह, जिसमें अंग को स्वतंत्र रूप से अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार, जब आप संधि पढ़ेंगे तो अनुस्वार का मतलब म से होता है, जैसे अहम, अहम होता है ना, अहंग, अहंकार, अंग को म में, तो अंग अनुस्वार होता है, जबकि स्वतंत्र रूप से जो अ होता है यह विसर्ग होता है। संधि पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ये जो दोनों आपको बिंदु नजर आ रहे हैं ये ह की ध्वनि देते हैं। ये किसकी ध्वनि देते हैं भैया? ह की। तो अंग स्वतंत्र रूप से क्या है? अनुस्वार है, जबकि अह क्या है? विसर्ग है। और संयुक्त रूप से क्या है? अयोगवाह। जो लोग 13 बताते हैं वो अंग और अह को जोड़ देते हैं, जो 13 नहीं बताते, 11 भी नहीं बताते, जो 10 बताते हैं वो री को भी हटा देते हैं। तो तीनों बातें हमने बता दी। एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? 11 है। जो 13 बता रहे हैं वो अंग और अ को जोड़ते हैं, जो 13 नहीं बताते, 11 नहीं बताते, 10 बताते हैं वो री को भी हटा देते हैं। कोई डाउट नहीं। अब आप देखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 2 चीजें हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं भैया? दोनों में अंतर है। कुल स्वर कितने? 11। और स्वर के प्रकार कितने? 2, ह्रस्व स्वर, दीर्घ। जैसे एक उर्दू में कहावत है बाबू कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा क्या होता है? जुदा हो जाता है। ये संभवतः खुदा है, आप लोग नाराज मत होना थोड़ा अगर लिखने में गड़बड़ी होगी। उर्दू में इसको नुक्ता बोलते हैं, हिंदी में बिंदु और अंग्रेजी में पॉइंट। कहा जाता है कि यही अगर नुक्ता हट गया ना यहाँ से, तो ये नुक्ता अगर यहाँ हट के यहाँ लग गया तो खुदा आपका क्या होगा बाबू? जुदा हो जाएगा। तो हम अपने खुदा को जुदा नहीं करेंगे, खुदा को खुदा ही रहने देंगे। इसलिए कुल और कितने में अंतर है। कुल कितने स्वर? 11। और स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, ह्रस्व स्वर, दीर्घ। कोई डाउट? देखिए अब जब हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व आपने पढ़ा होगा, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे आप बिहार में चले जाएं तो बिहार में ह्रस्व दीर्घ लगा के ही 12 खड़ी का उच्चारण भी किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा क, की, कू, पढ़ा होगा ना। 12 खड़ी में कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकव, कंक, ये पढ़ा होगा ना। अब देखिए बिहार में कैसे इसको पढ़ाते हैं बाबू, ध्यान देना। बिहार में पूरे सबसे अच्छी हिंदी बताई जाती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनकी मात्राएं कम गलत होती हैं। ह्रस्व दीर्घ के साथ उसका उच्चारण करते हैं। जैसे क में क्या है? अ निकल रहा है, क व्यंजन है। आगे पढ़ेंगे आप। क की हर्षी की, देखिए ह्रस्व लग रहा है, क की हर्षी की, क की दीर्घी की। अगर हम बड़ी बना दें यहाँ पे, दीर्घी, दीर्घ मतलब बड़ा। क की हर्षी की, क की दीर्घी की, क हर्षु कु, क दीर्घु कु। तो ह्रस्व दीर्घ के साथ पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे मात्राओं की गलतियाँ कम हो जाती हैं। आप भी सीख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व होता है, दूसरा क्या होता है? दीर्घ।
ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा या उससे कम का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। और इनकी कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी? 4। 4 आपने देखा, 11 कुल होते हैं, 4 ह्रस्व हैं। तो ह्रस्व कौन से? अ। जैसे अ का उच्चारण करिए, ज़्यादा समय नहीं लगे। अ नहीं लगा, बहुत कम मात्रा लगी। ई नहीं लगा, बहुत कम। उ, री। तो अ, ई, उ और री, ये आपके स्वर जो है कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। इनके अलावा जो बच जाता है वो क्या है? दीर्घ। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बचेगी? 7। चूंकि कुल 11 होते हैं, तो जब 4 ह्रस्व हैं तो 7 कौन से हैं? दीर्घ हैं, कोई डाउट नहीं है ना। तो दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा या उससे अधिक का समय लगता है। ध्यान देना, एक मात्रा या उससे कम तो ह्रस्व और एक मात्रा या उससे अधिक तो दीर्घ। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। आप देख सकते हैं 7 कौन कौन से हैं? जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 7। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज आपने सीखा हिंदी भाषा में। आपने जाना कि वर्ण किसे कहा जाता है या वर्ण को और हम क्या कह सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने देखा कि स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है, ठीक है। फिर कुल स्वर कितने होते हैं, ठीक है। अंग को स्वतंत्र रूप से क्या कहा जाता है, अह को स्वतंत्र रूप से क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, यहाँ तक आपने सीखा। साथ ही साथ आपने स्वर के प्रकार में पढ़ा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। हम आपको ज़बरदस्त पढ़ाएंगे और जिसको नहीं बोलते हैं खूब ललकार के पढ़ाएंगे यार। और अगर आप लोग ललकार के पढ़ोगे ना तो बहुत आराम से हिंदी हो चाहे जीएस हो, जितने सवाल आएंगे मैक्सिमम कर आएंगे। साथ ही साथ हम आपको टेस्ट वगैरह भी कराएंगे, ठीक है ना। इसी पे टेस्ट भी भेज दिया करेंगे, आप लोग टेस्ट भी करेंगे और उसमें जो आपको नहीं समझ में आएगा आप पूछेगा। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए हम इतना करते हैं। और फिर से हम आपसे वही एक बात फिर दोहराना चाहते हैं कि बच्चों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ अपने साथियों को ज़रूर बताइए, शेयर तो करिए लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलो करे यार सब्सक्राइब कर दो, आरपी सर पढ़ा रहे हैं। गाज़ियाबाद में एक ज़माना था जब ऑफलाइन में आरपी सर के यहाँ लोग आते थे कि चल यार आरपी सर के पास चलते हैं, आज भी है। अब चूँकि ऑनलाइन का ज़माना हो गया है तो हमने देखा सब लोग आ रहे हैं तो हमने भी कदम रख दिया है और उम्मीद आपसे यही रखते हैं कि आप लोग हमारे कदम को आगे ही बढ़ाएंगे। तो अपने साथियों को, जैसे हमें माउथ टू माउथ कन्विंस करके बच्चों को लाते थे कोचिंग, ऐसे ही माउथ टू माउथ, कह रहे यार शेयर कर दें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फोर्स करिए ताकि ये और खूब आगे तक जाए, ताकि जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक है। धन्यवाद। और एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि संभवतः 5 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है लाइव हो जाएंगी और उसमें एक ऐप के थ्रू होंगी, जिसमें एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उसको आप सभी लोग लिंक को डाउनलोड कर लेंगे और टाइमिंग वगैरह सब, शेड्यूल वगैरह सब बता दिया जाएगा। तो लाइव क्लासेस भी अब आपकी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग मैक्सिमम जुड़िए बच्चों। इसको यूट्यूब पे हमें जो है खूब आगे बढ़ाइए। बस थोड़ी सी चूक हो गई उसमें आप लोगों की नहीं, हमारी। अगर हम ये 2 साल 3 साल पहले से करते तो बाबू आज हमें क्या कोई पकड़ता आप लोगों के सहयोग से। खान वान सर यार बस कहीं पीछे रह गए होते। खैर कोई बात नहीं, हमें किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन अपना खुद से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से करिए ताकि आप भी, आपका भविष्य सुधरे और हमारी भी यार इज्जत मान सम्मान बचा के रखना बच्चों। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना करते हैं।